हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल PCM मिस्ट्री। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रे ऑप्टिक्स। ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स, जनरली ऑप्टिक्स को ना दो तरीके से पढ़ने वाले हैं हम, एक वेव ऑप्टिक्स और एक रे ऑप्टिक्स। राइट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जनरली रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ ठीक है सर, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, नए चैप्टर की हेडिंग है सर। अब हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डाल लें या रे ऑप्टिक्स डाल लें, एनीथिंग एज यू विश। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ाने से पहले ना मैं थोड़ी सी बेसिक चर्चा करूंगा। मैं ना थोड़ी सी बेसिक चर्चा करना चाहूँगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है ना। जैसे कि कोई चीज़ है, उसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत पता चल जाए तो पता तो चले कि सर अच्छा ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसमें ये चीज़ें काम में आएंगी, तो हम इतना इतना पढ़ लें, उसके बाद वो भी समझ में आ जाएगा। राइट है ना। हाँ ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है, थोड़ी सी बेसिक चर्चा है ना, वो वेव के ऊपर कर लेते हैं। किसके ऊपर? वेव के ऊपर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि सर थोड़ी सी चर्चा किसके ऊपर कर लें? वेव के ऊपर। ठीक है ना। जनरली आप लोगों को पता होगा वेव के बारे में, अगर नहीं पता है तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ वेव के ऊपर। किसके ऊपर? वेव के ऊपर। अब सर वेव के ऊपर क्या चर्चा करने वाले हैं आप? उससे पहले थोड़ा सा आप एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि वेव है, मान लो कोई लाइट की वेव है, साउंड की वेव है, जैसे साउंड वेव है, लाइट वेव है, डिफरेंट तरीके की वेव्स हो सकती हैं। स्ट्रिंग इन वेव है, ये भी एक तरीके की वेव होती है ना। मतलब डिफरेंट तरीके की सर वेव हो सकती हैं। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लाइट वेव के बारे में। ओके सर, तो लाइट वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो कि मैं इस रूम में खड़ा हूँ, मान लो मैं इस रूम में खड़ा हूँ और इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए। क्या क्रिएट कर दिया जाए? वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए। तो मुझे बाहर वाले को कोई, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बाहर वाला कोई बाहर इंसान खड़ा हुआ है, मान लो शीशे से कवर्ड है ये, तो बाहर वाले इंसान को मैं दिखाई दूंगा या सुनाई दूंगा? जैसे बाहर कोई राम खड़ा है, मैंने बोला राम, बाहर वो देख रहा है, तो अगर इस रूम में वैक्यूम क्रिएटेड है तो उसे दिखाई देगा या मेरी आवाज़ सुनाई देगी? सोच के बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। तो सिंपल सी बात है सर, उसे सुनाई नहीं देगा, उसे दिखाई देगा। इसका मतलब है सर लाइट वेव है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, लेकिन साउंड वेव है वो ट्रेवल नहीं करती है। इसका मतलब है सर वेव को अलग अलग भी क्लासिफिकेशन किया गया है। हाँ बेटा, दो तरीके से वेव का क्लासिफिकेशन है, वो हम आगे इसी में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ में आ गया होगा सर, अगर एक कमरा है उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो दिखाई देगा, सुनाई देगा? तो केवल और केवल दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। ये वाली बात समझ में आती है सबको? हाँ सर, दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। आपकी बात मान ली हमने, और ये सिंपल सी बात है। अपनी लाइट वेव की चर्चाएं सिंपल सी है, जैसे कि सर उसे दिखाई दिया और सुनाई दिया, उसे दिखाई दिया या सुनाई दिया, तो एक सिंपल सा फंडामेंटल है सर। जैसे कि मैंने कुछ बोला, हवा में कंप्रेशन रेयरफेक्शन, एयर में कंप्रेशन रेयरफेक्शन हुआ, और सर वो जो हमने बोला वो आपके कान के ईयर ड्रम पे पड़ा, देन आपको फील हुआ कि अच्छा सर ये बोल रहा है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये सारा खेला एनर्जी का हो रहा है? ये सारा खेला एनर्जी का हो रहा है। लाइट वेव चल रही है तो अपने साथ एनर्जी लेके जा रही है, लाइट एनर्जी, फोटोन, अरे बोलो, यस बोलो, फोटोन की एनर्जी होती है ना। लाइट चल रही है तो भी एनर्जी लेके जा रही है। तो साउंड है तो भी साउंड की फॉर्म में हमारी एनर्जी लेके जा रही है, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में भी सर हम एनर्जी देते हैं, तब ऐसे ऐसे ट्रेवल करती हुई जाती है। इसका मतलब है सर वेव इज नथिंग बट इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है सर ये एनर्जी को ले जाता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। बिल्कुल बेटा। तो अब आपको समझ में आ गया सर कि ये कुछ ऐसा खेला नहीं है कि अलग अलग चीजें पढ़नी पड़े। वेव जनरली एनर्जी का खेला है। वेव जनरली किसका खेला है? एनर्जी का। वेव एक सोर्स है जो एनर्जी को वन फॉर्म टू सेकेंड फॉर्म, वन पोजीशन टू दूसरी फॉर्म नहीं, पोजीशन टू अनदर पोजीशन पे ले जाने में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा सर, इसका मतलब है, आप बोल रहे हो सर वेव का मतलब है एनर्जी कैरियर है, ये एनर्जी कैरियर है। इसका मतलब है सर ये ऑल बेसिक स्टडी किसकी है? एनर्जी की स्टडी है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि कोई पूछे वेव क्या है, तो एनर्जी को ले जाने वाले सोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं।
ठीक है ना, बोलो बेटा समझ में आ गया ना कि वेव का मतलब है कि अगर एनर्जी को वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन पे ले जाना पड़े तो उसे क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। इसका मतलब है सर एनर्जी कैरियर को हम वेव बोलते हैं। हाँ बेटा, थोड़ी सी चर्चा देखो आगे और करते हैं। आपने देखा होगा वेव को जनरली इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, वेव को जनरली इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर आपसे कोई बोले कि इधर v मीटर पर सेकंड से ये वेव चल रही है, ये वेव v मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, तो आप इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे कि सर वेव v मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसका मतलब है एनर्जी की वेलोसिटी कितनी है, v मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी है, एनर्जी के दौड़ने की वेलोसिटी है, क्योंकि सर वेव क्या लेके जा रही है, एनर्जी लेके जा रही है, तो ये किसकी वेलोसिटी है, एनर्जी की। किसी को ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, नहीं, ये एनर्जी के दौड़ने की वेलोसिटी है, जो कि हमने किसी भी स्ट्रिंग वेव में या फिर लाइट वेव में या साउंड वेव में प्रोवाइड की है। आपको ये वाली बात समझनी होगी। सर ये जो v मीटर पर सेकंड होती है ये एनर्जी की वेलोसिटी होती है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं होती है। इसका मतलब है सर ये v है वो एनर्जी की वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, या फिर बोल सकते हैं वेव की वेलोसिटी। और वेव की वेलोसिटी का मतलब वेव क्या साथ में ले जा रही है, एनर्जी साथ में ले जा रही है, एनर्जी साथ में ले जा रही है, मतलब सर ये किसकी वेलोसिटी हो गई, एनर्जी की वेलोसिटी। तो इसके आगे लिख लेना आप वेलोसिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार, दैट इज v मीटर पर सेकेंड। ओके सर, एक बात सर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सर इस तरीके से ये होती है v मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द एनर्जी। अच्छा सर आप एक बात बताओ, अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैं सोर्स हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सोर्स हूँ, ठीक है ना, मैंने रस्सी पकड़ रखी है और मैं ऐसे 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 हिला रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं सोर्स हूँ, मैंने रस्सी ऐसे 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 करके हिला रहा हूँ, सही बात है, बिल्कुल सर। तो इसमें सबसे पहली बात होती है टाइम पीरियड की, किसकी, टाइम पीरियड की। अच्छा सर, तो सबसे पहली बात है टाइम पीरियड की, तो तुम याद रखना आपको ये डेफिनेशन से याद नहीं करनी, मैं आपको ना फील कराऊंगा, डायरेक्टली फील, बस आप वही फील समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं सोर्स हूँ सर, ठीक है, मैं सोर्स हूँ, मेरे हाथ में रस्सी है, तो मैंने सर ये वाली रस्सी ऐसे पकड़ी, ऐसे की ऊपर, पहले हम ऐसे 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 हिलाएंगे, मान लो ये सर हमारी मेन पोजीशन है, फिर ऐसे रस्सी की, फिर ऐसे की, फिर ऐसे की, एक चक्कर मेरा पूरा हुआ क्या नहीं हुआ, बोलो अरे यार, मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, मैं जहां पे था वहीं पे आ गया। इसका मतलब है मेरा सर एक चक्कर तो पूरा हो गया। इसका मतलब है सर ऐसे 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 एक चक्कर पूरा, ऐसे 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 एक चक्कर पूरा, सर ऐसे 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 एक चक्कर पूरा, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर ले गए, नीचे ले गए और यहीं पे आगे छोड़ दिया, मतलब सर हमारा एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर में जितना भी टाइम लगा, ये मेरा एक चक्कर पूरा होने में जितना भी टाइम लगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है ना। अच्छा सर, इसका मतलब है कि सर आपके एक चक्कर में जितना भी टाइम लगा पूरा होने में उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। सर एक चक्कर में जैसे मान लीजिए आपने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, आपको 2 सेकंड लग गए, कितने सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। अच्छा सर, इसका मतलब है ऐसे 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 2 सेकंड लग गए, सही बात है, हाँ सर, ऐसे 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 आपको एक चक्कर करने में 2 सेकंड लगे, बिल्कुल। तो किसी ने पूछा कि सर 10 सेकंड में हम कितने चक्कर कर चुके होंगे, 10 सेकंड में हम कितने चक्कर कर चुके होंगे। अब एक बात आपको समझ में आएगी, सर एक चक्कर में टोटल टाइम कितना लगा, एक चक्कर में सर टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। सर मान लो ये करने में मुझे सर 2 सेकंड लग गए, और अब क्वेश्चन आया कि सर बताओ कि 10 सेकंड में कितने चक्कर लगे। ध्यान से देखो, एक चक्कर में सर एक चक्कर में 2 सेकंड लगे थे, एक चक्कर में कितने सेकंड, 2 सेकंड। तो सर एक सेकंड में कितने चक्कर हुए होंगे, 1/2, 1/2। अच्छा सर, तो सर 10 सेकंड में ही तो आपने पूछा है, हाँ, तो सर आपके 5 चक्कर हो गए होंगे, कितने चक्कर हो गए होंगे, 5 चक्कर, बिल्कुल सर। एक बात समझ में आ गई सर, आपके 5 चक्कर हो गए कि एक चक्कर 2 सेकंड, एक सेकंड 1/2, 10 सेकंड में आपके टोटल चक्कर हो गए 5। बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, आपने बोला कि सर, अब मैं बोल रहा हूं कि सर मुझे एक सेकंड में एक चक्कर में 0.2 सेकंड लगती हैं।
इसका मतलब है कि सर आप बोल रहे हो कि अब आप एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, 0.2 सेकेंड। एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, 0.2 सेकेंड। इसका मतलब है सर मैंने ये किया और ये किया, इसमें मुझे टाइम लग गया सर 0.2 सेकेंड। अब किसी ने पूछा सर कि एक सेकंड में बताओ कितने चक्कर लग गए होंगे, एक सेकंड में कितने चक्कर लग गए होंगे, तो सर बताओ क्या होगा। अच्छा सर आपने बोला 0.2 सेकंड में एक चक्कर लगा, इसका मतलब है सर एक सेकंड में 1/0.2। अरे यार देखो, एक चक्कर 2 सेकंड, तो इसे क्या किया, एक सेकंड में कितने हो, 1/2। ऐसे ही एक चक्कर में 0.2 सेकंड, तो एक सेकंड में 1/0.2। बिल्कुल सर, इसको हटा दो तो 2 5 जा 10। इसका मतलब है सर 5 चक्कर लग गए। कितने चक्कर लग गए, 5 चक्कर लग गए। इसका मतलब है सर ये और ये, बोलो ये 5 बार हमने कर दिया। कितनी बार कर दिया, 5 बार कर दिया सर। अच्छा सर, इसका मतलब समझ में आया सर, ये आपने 5 बार कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये सर आपने 5 बार कर दिया। और ध्यान से याद रखना, अगला टर्म जो आता है, जो मुझे डिफाइन करना है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि सर एक सेकंड में आपने कितने चक्कर लगा लिए, एक सेकंड में हमने कितने चक्कर लगा लिए, उसे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब था सर कि आपने ये बोला कि सर आपको एक चक्कर लगाने में 0.2 सेकंड लगा, तो ये हो गया टाइम पीरियड। और एक सेकंड में आपने कितने चक्कर लगा दिए, 5 चक्कर, तो 5 इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका मतलब है सर चक्कर कितनी बार रिपीट हुए हैं वो फ्रीक्वेंसी है, और एक चक्कर में जो सोर्स ने टाइम लगाया वो क्या है, वो क्या है, टाइम पीरियड है। अच्छा, तो आप लिख लेना यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में टोटल कितने चक्कर लगे, टोटल कितने चक्कर लगे, ठीक है ना। एक सेकंड में टोटल कितने चक्कर लगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर, एक सेकंड में टोटल चक्कर लगे उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, एक चक्कर में टोटल टाइम टेकन कितना था, उसे बोलेंगे हम पीरियड। और ये कितने ऐसे चक्कर कर लिए सोर्स ने, वो क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बिल्कुल सर, जैसे कि सर आप अब ठीक है, अगली बात है और आगे चलते हैं, थोड़ा सा तीसरा पॉइंट और समझते हैं। ध्यान से याद करो, यहीं पे f बराबर, ध्यान से देखो, तुमने एक t को डिवाइड कर दिया, 1/t को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और t क्या है, टाइम पीरियड, तो एक सेकंड में, और t टाइम पीरियड जो भी हो, तो अपना ये क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको पता ही होगी, हर्ट्ज जो होती है, या सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं, और इसकी सेकंड होती है। इसका मतलब है सर टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर में टोटल कितना समय लगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब सर एक सेकंड में सोर्स ने कितने चक्कर लगा लिए। बात सोर्स की हो रही है, अभी बात किसकी हो रही है, सोर्स की हो रही है। अच्छा सर, जैसे कि अब फील करो तुम, जैसे कि सर ये मीन पोजीशन थी मेरी, ये क्या है, मीन पोजीशन। सर मैं ऐसे ऊपर ले गया, मतलब एक ऊपर वाला लूप बना, राइट, एक यहां तक पहुंच गया। अब सर अपन को इसी पोजीशन पे लाना, इसीलिए तो मैं वापस लेके आया। इसका मतलब है सर ऐसे किया और ऐसे किया, इसका मतलब है ये एक चक्कर बन गया। ध्यान से देखो, ये वाला, बोलो सर मैंने पहले ऐसे किया, मतलब रस्सी ऊपर की तरफ गई, फिर सर मैंने ऐसे किया, मतलब ऐसे आई, बोलो। बिल्कुल सर, इसका मतलब है सर आपके आधे चक्कर में एक लूप बन गया, आपके आधे चक्कर में कितना लूप बन गया, एक लूप बन गया। आपने ये बोला कि ऐसे किया, मतलब एक लूप बन गया। अब आप ध्यान से देखो, आप ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, इसका मतलब है सर नीचे से भी एक लूप बन जाएगा, इसका मतलब है ये वाला लूप सर बन जाएगा, बोलो हाँ। और ध्यान से याद करो, आपकी बुक्स में इसे ही तो टाइम पीरियड बोलते हैं, इसे ही तो क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक के टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। हमने आपको सोर्स से रिलेट करके बनाया है सर कि सर सोर्स एक चक्कर में कितना टाइम लगा देगा, वही तो है। और मैंने आपको फील भी करा दिया कि सर किताब वाले ऐसे क्यों लिखते हैं, बोलो बेटा, ठीक है सर। अच्छा, और सर फ्रीक्वेंसी का मतलब है सर एक सेकंड में लगने वाले चक्कर की क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। दिस इज डिपेंड ऑन ओनली सोर्स, ये वाली बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी ओनली सोर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। बिल्कुल सर, फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड कर रही है। सोर्स जितनी जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, धीमे धीमे चक्कर लगा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम। अच्छा, अब सर आप तीसरा पॉइंट बनाने वाले थे, तो ध्यान से देखो सर, मेरे एक चक्कर में 2 लूप बनाए, मेरे
एक चक्कर में 2 लूप बनाए। मेरे एक चक्कर में कितने लूप बनाए? 2 लूप बनाए। अच्छा सर, आपके एक चक्कर में 2 लूप बना दिए। जैसे कि सर ये मीन पोजीशन थी, खट खट एक लूप, खट खट दूसरा लूप। इसका मतलब है सर यहां से अब फिर से मैं अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। अब सर मैं फिर से एक बार करूंगा तो क्या यही रिपीट होगा? बिल्कुल सर। इसका मतलब है एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। अरे सर ये क्या बोल दिया आपने? इसका मतलब है सर एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस ये थी। बिल्कुल, तो सर इसे क्या लैम्डा बोलेंगे? इसे क्या वेवलेंथ बोलेंगे? हाँ बेटा, फील करके पढ़ोगे तो मजा आएगा फिजिक्स में, सिंपल सी बात ये। तो एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। बोलो। बिल्कुल, इसका मतलब है सर अगर वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखनी होगी तो यहाँ पर लिखेंगे सर एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। अच्छा सर, वेवलेंथ का मतलब है एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। वेवलेंथ का मतलब एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम बोलेंगे वेवलेंथ। ध्यान से देखो, हमारी एनर्जी v मीटर पर सेकंड से चल रही है। और सर एक चक्कर में टोटल टाइम t लगने वाला है। बिल्कुल सर, टोटल टाइम t लगेगा। इसका मतलब है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको फील हो जाएगा सर, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ डिस्क्राइब करूं तो v मतलब सर लैम्डा से डिनोट किया है, तो सर लैम्डा इज इक्वल्स टू सर वेलोसिटी v है और टाइम पीरियड कैपिटल T है। बोलो हाँ। बिल्कुल सर। सर t को तो 1/f भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, तो t को लिख लो 1/f। तो देखो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f लैम्डा। इसका मतलब है ये आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला ध्यान से याद करो। v इक्वल्स टू f लैम्डा पढ़ा है ना? f इक्वल्स टू 1/t। इसका मतलब है v इक्वल्स टू f लैम्डा। यहाँ से प्रूफ भी हो गया, हमारा फॉर्मूला भी प्रूफ भी हो गया और हमें सारी चीजें फील भी आ गई। सर टाइम पीरियड का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वेवलेंथ का मतलब क्या है? वी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेव जनरली सर अपने साथ वेलोसिटी को लेके चलती है, हमें उसके पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं वन प्लेस टू अनदर। वो एक अपनी पोजीशन से पार्टिकल नहीं जाते हैं। जनरली कौन लेके जाता है उन्हें? वेव लेके जाती है। पार्टिकल तो अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे या इधर उधर होते रहते हैं। मेन फंक्शन है वेव का। तो कौन लेके जा रहा है? वेव के साथ कौन जा रहा है? एनर्जी ट्रेवल कर रही है, नॉट अ पार्टिकल। ये वाली बात समझ में आ गई होगी सर। ये वाली भी तीनों चीजें समझ में आ गई। ओके सर, ठीक है। अब बेटा आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा आगे और चलते हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा सर। थोड़ा सा आगे और क्या पढ़ते हैं अब वेव के बारे में थोड़ी बहुत फील आ गई सर। अब आगे चलते हैं। वेव को क्लासीफाई किया गया कौन कौन से बेसिस पे? वेव को क्लासीफाई कौन कौन से बेसिस पे किया गया? तो सबसे पहला वेव का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेवलिंग। इसका मतलब है उसको ट्रेवल करने पे बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। जैसे कि सर कोई वेव है, वो मीडियम की उसे रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इस चीज पे उसे क्लासिफाई किया गया। तो दो तरीके से किया गया। कौन कौन से? पहला है मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव्स? मैकेनिकल वेव्स। और दूसरी है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसका मतलब है सर मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। बड़ा बढ़िया सर, अभी तक आपने वेव के बारे में तो समझा दिया, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में भी समझा दो सर। मैकेनिकल वेव्स का मतलब है साउंड वेव और नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब है लाइट वेव। कुछ को तो फील हो ही गया होगा कि सर जिसे मीडियम की जरूरत हो वो सर मैकेनिकल वेव्स, जिसे मीडियम की जरूरत ना हो सर वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होंगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है सर नॉन मैकेनिकल वेव्स का फंडामेंटल सिंपल सा है कि सर जो मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे वैक्यूम में भी चली जाएंगी,
जिसे मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है सर वो नॉन मैकेनिकल, और जिसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है वो सर मैकेनिकल वेव्स हो जाएंगी। इसका मतलब सर आपका सिंपल सा फंडा ये है सर, मैकेनिकल वेव्स का मतलब है जिन्हें मीडियम की जरूरत है, जैसे कि साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव में हमने कुछ बोला, हमारी वजह से एयर के पार्टिकल में प्रेशर क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? प्रेशर क्रिएट हुआ। फिर वो प्रेशर की वजह से पार्टिकल कंप्रेस होने की पोजीशन में आए। देन सर एक टाइम के बाद वो रेयरफेक्शन हुए, देन कंप्रेशन हुए, देन रेयरफेक्शन हुए, देन कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन। फिर उसके बाद हमारे आई ड्रम पे उनकी जो भी एनर्जी थी या पार्टिकल थे वो गिरे, तब अपने आई ड्रम से पता हुआ कि मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगर यहां पर वैक्यूम है तो यहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो किसके साथ रेयरफेक्शन और किसके साथ कंप्रेशन होगा? अगर यही नहीं होगा तो साउंड वेव आगे जाएगी कैसे? सिंपल सी बात है ना। हाँ, इसका मतलब है सर मैकेनिकल वेव्स का मतलब है इसमें मीडियम क्या होता है? मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और एग्जांपल आपको बता दिया, कौन सी वेव? साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। इसका मतलब है सर नॉन मैकेनिकल का मतलब मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम डज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है सर इन्हें मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि लाइट वेव, जैसे कि लाइट वेव, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा साउंड वेव की सॉलिड में स्पीड ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू लिक्विड एंड गैसेस। वो सिंपल सा फंडा है क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए तो साउंड की कम ज्यादा है। जैसे एयर है या वैक्यूम है तो लाइट वेव की स्पीड कितनी हो जाएगी? सी समथिंग। आपने सुना ही होगा ना, इसकी स्पीड इतनी तो सुनी होगी ना, सी। सही बात है ना। हाँ, इसका मतलब है वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो सर साउंड में तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन लाइट वेव है हमें दिखाई देगी। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, दिखाई देगा सुनाई देगा? बोलो, दिखाई देगा सुनाई देगा? सर दिखाई देगा सुनाई नहीं देगा। वो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, क्योंकि सर पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है और पार्टिकल के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और मीडियम की जरूरत है नहीं, लाइट वेव में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बिल्कुल। अब अगला तरीके का क्लासिफिकेशन है वेव्स के ऊपर, ठीक है ना। तो वेव्स को दो तरीके से फिर से क्लासिफाई किया गया। अच्छा सर, कौन कौन सी? पहली है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। थोड़ी बहुत मैं बेसिक चर्चा ले रहा हूं, वैसे तो इनके बहुत डिटेल में चीजें हैं वेव के चैप्टर में ही। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूं ताकि थोड़ी बहुत आपको फील आए कि सर आगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये चीजें होने वाली हैं, हमको आराम से आती हैं सर, है ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सर। अच्छा सर, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सर मैकेनिकल हो गया, नॉन मैकेनिकल हो गया। अब बात आती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल की, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल की। अच्छा सर, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो आप ना थोड़ी बहुत फील कर लो इस पे। क्या कर लो? थोड़ी बहुत फील कर लो। जैसे कि सर क्या ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या फील आएगी आपको समझ में आएगा। ये डिपेंड करता है, ये जो जैसे ये क्लासिफिकेशन था ये उसकी ट्रैवलिंग पे डिपेंडिंग था। जैसे कि सर इसी एक ट्रैवल कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, किस मीडियम पे, तो उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया। ये पार्टिकल और वेव या फिर एनर्जी के दौड़ने की स्पीड, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन है। अच्छा सर, इसका मतलब है सर ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल किस तरीके से दौड़ रही है और वेव किस तरीके से दौड़ रही है। इसका मतलब बिल्कुल बेटा सही सोच रहे हो तुम। इसका मतलब है सर ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल किस तरीके से चल रहे हैं और बोलो वेव किस तरीके से चल रही है। जैसे कि सर ध्यान से देखना, ये मेरी पोजीशन है, यहां से मैंने रस्सी बांध रखी है। क्या बांध रखी है? रस्सी। ध्यान से देखो, जब मैंने ऊपर किया, ठीक है ना, हाँ, रस्सी के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आए, बोलो आए, हाँ। जब मैंने नीचे किया तो रस्सी के पार्टिकल नीचे आ गए, जब मैंने फिर नीचे ले गया तो नीचे चले गए, फिर ऊपर लाए तो ऊपर आ गए। ध्यान से देखो, जो रस्सी का पार्टिकल मेरे पास था ना, वो मेरे पास ही है, वो पार्टिकल आगे नहीं गया है। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि एनर्जी में, वो वेव में एनर्जी चलती है, पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं जा रहे हैं। वो अलग बात थी, क्योंकि
ठीक है, अपनी जगह पे एसएचएम कर रहे हैं वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे आते हैं ट्रांसवर्स वेव में। जैसे कि सर आपने बोला कि पार्टिकल थे, आपने ऐसे किया तो वो ऊपर की तरफ चले गए फिर नीचे चले गए, लेकिन हमने कुछ एनर्जी दी, ऐसे करने में हमने कुछ एनर्जी दी, तो वो एनर्जी सर ऐसे 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 करके आगे गई कि नहीं गई? हाँ सर सही बात है। इसका मतलब है सर आपकी वेव तो इस तरफ चली, वेव का मतलब एनर्जी आपकी इस तरफ चली, क्योंकि आपने ऐसे 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 दिया तो आपकी एनर्जी इस तरफ गई है। बिल्कुल बेटा, एनर्जी किस तरफ गई है? इस तरफ गई है। मतलब सर आपकी एनर्जी की चलने की रफ्तार ये है। अब पार्टिकल के भी चलने की बात कर ली जाए तो सर आप ध्यान से देखो, जब आपने ऊपर की तरफ किया तो आपके सारे के सारे पार्टिकल कहाँ आए? ऊपर। और जब सर नीचे की किया तो कहाँ गए? नीचे। ध्यान से देखो, ऐसे किया तो अपनी रस्सी ऐसे चलती है, इसका मतलब है सर पार्टिकल तो सब ऊपर गए तभी तो रस्सी ऊपर गई, और सर नीचे किया तो सर सब नीचे चले गए, इसका मतलब नीचे। इसका मतलब है सर कि पार्टिकल, रस्सी की बात करें तो पार्टिकल तो ऊपर की तरफ चलते हैं या नीचे की तरफ चलते हैं, और रस्सी इस तरफ चलती है। बोलो सही बात है। इसका मतलब है सर अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वेव और पार्टिकल चलें तो अपनी कौन सी वेव होगी? ट्रांसवर्स वेव होगी। और आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, कौन सी वेव? स्ट्रिंग वेव। इसका मतलब है सर पार्टिकल ऐसे ऐसे चले और वेव ऐसे चले, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, समझ गए होंगे ना? वेव तो ऐसे चल रही है और पार्टिकल ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, पार्टिकल ऊपर की तरफ और वेव ऐसे, मतलब दोनों 90 डिग्री पे चलें तो हम कौन सी वेव बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। अब बात आती है सर लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो सर लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है सर, जैसे कि ये है सर, पार्टिकल भी इस तरीके से अपने जगह पे एसएचएम करेंगे और वेव भी इसी तरीके से। इसका मतलब है सर और वेव अगर ऐसे चल रही है ऐसे, तो पार्टिकल भी ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, जैसे सर वेव इस तरफ चली तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में पैरेलल एंटी पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए ना? जैसे कि मैंने बोला था साउंड वेव में, जैसे कि मैंने कुछ बोला तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, हमारे प्रेशर की वजह से सारे के सारे एयर के पार्टिकल कंप्रेस हो गए, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, फिर क्या हो गए? फैल गए, फिर क्या हो गया? फैल गए, फिर फैल गए, फिर कंप्रेस, फिर फैल गए, फिर कंप्रेस, फिर फैल गए। ये तो वही तो चल रहा है सर वेव भी इधर चल रही है, वेव भी ऐसे चल रही है, पार्टिकल भी फैल रहे हैं, ऐसे हो रहा है ना? अरे वेव तो इस तरफ चल रही है और हम भी ऐसे 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 ही तो हो रहा है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा सर, लॉन्गिट्यूडनल में जैसे वेव चल रही है और उसी के अलोंग पार्टिकल भी चलें तो सर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, और वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर चलें तो सर ट्रांसवर्स वेव होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में लिख लेना साउंड वेव। ठीक है ना, आपको थोड़ी बहुत फीलिंग और डिटेल में आएगी जब साउंड वेव पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अगर पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी फीलिंग आ जाएगी, बेहतर है। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। ओके ठीक है ना, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स? ईएम वेव्स। ये बेसिक वेव की बेसिक सी चर्चा थी जो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ फर्दर मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, ईएम वेव्स बोलते हैं जनरली इन्हें। क्या बोलते हैं? ईएम वेव्स। ठीक है ना, ईएम वेव्स, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं, जनरली नोन एज द ईएम वेव्स। अच्छा सर, ईएम वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्हें बोलते हैं। ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो सुना होगा, ये अगला चैप्टर भी है और 12th क्लास में फर्दर एंड में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ कर लेंगे, बाकी की चर्चा वहाँ कर लेंगे। इसका जेईई मेंस में काफ़ी ज़्यादा यूज है। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन लगभग आना ही आना है, सिंपल सी बात है। जेईई एडवांस का कोई इतना खास यूज नहीं है। ठीक है ना, पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बोलते हैं? ईएम वेव्स। ये जनरली उसी तरीके का हिस्सा है जैसा कि हमने फ्रिक्शन पढ़ा है, जैसे कि सर आप ये क्या बोल गए सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस तरफ वेव चल रही होती है, सर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो तुम अलग अलग दो चैप्टर में पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन जैसा ही काम हुआ। जैसे कि एक फोर्स होता है जिसे बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है नॉर्मल रिएक्शन
और एक हिस्सा होता है फ्रिक्शन। तो तुम ध्यान से देखो, नॉर्मल के लिए अलग चैप्टर है और फ्रिक्शन के लिए अलग चैप्टर है। कांटेक्ट फोर्स के दो हिस्से, नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल के लिए अलग चैप्टर, फ्रिक्शन के लिए अलग चैप्टर। इसका मतलब है सर वही केस तो यहाँ पे है। ईएम वेव के दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग हिस्सा और मैग्नेटिक फील्ड का अलग हिस्सा। जनरली ना फिजिक्स एक ही है, आपने अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं। वैसे देखा जाए तो फिजिक्स एक है, वो आपकी नॉलेज है, आपने अलग अलग तरीके से उन्हें तोड़ रखा है, वरना हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल सर। इसका मतलब है सर वही तरीके की बात है, वही चीज तो यहाँ पर कर रहे हैं हम। बिल्कुल बेटा। तो आगे की तरफ और चलते हैं सर। जैसे सर ये वेव चल रही है, थोड़ी बहुत और थोड़ा आपको समझा देता हूँ, फील आ जाएगी बस, बाकी का तो कुछ है नहीं ऐसा। है ना? जैसे कि इधर क्या है ई, इधर क्या है वी, इस तरीके से होता है ये परपेंडिकुलर, राइट? ये होता है परपेंडिकुलर। ओके, समझ गए होंगे आप। ठीक है ना? मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस तरीके से फील हो रहा है ना सर। ये वाला इस तरीके से और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से और वेव इस तरीके से चल रही है। जैसे कि सर आपने बोला इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सर वेव इस तरफ चलेगी। इसका मतलब है सर इस तरीके की बातें हैं। बोलो, समझ में आ गया होगा ना? इस तरीके से सर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और वेव मेरी डायरेक्शन में चल रही है। इसका मतलब है सर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और वेव इस तरफ चल रही है। जैसे मैं चल रहा हूँ, देखो ऐसी वेव चलती है, ऐसे। समझ गए ना? तो ये कौन सी वेव है? थोड़ा बहुत फील कराने की इसमें भी कोशिश की है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और वेव सर ऐसे जा रही है। बोलो, बिल्कुल सर। थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, थोड़ा बहुत ही समझो, फिर बाद में समझ लेंगे। ठीक है ना? इसके चलने की वेलोसिटी बताएगा कोई? आपने सुना होगा सर सी होती है वैक्यूम या एयर में। सी किस में होती है? वैक्यूम या एयर में। आपको पता है सी की वैल्यू क्या होती है? सी की वैल्यूज क्या होती हैं आपको पता होगा ना? सी इक्वल्स टू क्या होता है? सी इक्वल्स टू बोलो 3 × 10⁸। तो बात की बात है, उससे पहले होता है 1/√, के अंदर 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। 1/√, के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी बातें हो गई सर? सी की बातें हो गई। अच्छा सर, म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7। सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 × 10⁻12। ठीक है ना? ओके सर, जब इसको सर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो मिल जाएगा C इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली ये मिल जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का हमारे पास क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का हमारे पास आंसर आ जाता है C इक्वल टू। अच्छा सर, आपने बोला कि सर म्यू नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड एयर, राइट? हाँ ना सर, आपकी बात तो समझ में आ गई सर। म्यू नॉट का मतलब परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर, और एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी। अच्छा सर, अगर सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी और मीडियम में जाए तो क्या करेंगे हम? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी और मीडियम में जाए तो हम क्या करेंगे? अच्छा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी और मीडियम में जाए तो हम क्या करेंगे? ठीक है सर, तो एक और चीज आती है, आपको ध्यान से याद करनी होगी। C इक्वल्स टू कुछ, सॉरी, वेलोसिटी इन एनी मीडियम, VM लिख दिया जाए क्या? वेलोसिटी इन एनी मीडियम। बोलो, सही बात है? बिल्कुल। तो 1/√, के अंदर किसी भी मीडियम के लिए जो ये होगी वो होगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर अप इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में ये है। ध्यान से देखो, अगर सर 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लें इंटू 1/√, म्यू आर एप्सिलॉन आर को अलग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। इसका मतलब है सर BM, और सर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अलग किया, उससे क्या हो सकते हैं? C/√, के अंदर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इसका यूज भी आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? बोलो, किसी भी मीडियम में हो गई है, सॉरी म्यू आर लिखना, आई एम सॉरी,
ये हो जाएगा म्यू आर, राइट, म्यू आर और एप्सिलॉन आर, वो ओके सर। तो सर और भी एक दो टर्म आ गए सर, एक टर्म आ गया म्यू आर और एक टर्म आ गया एप्सिलॉन आर। बहुत बढ़िया सर, आपने बोला सर तो समझ में आ गया होगा ना, ये किसी भी मीडियम की हो गई और ये वैक्यूम में हो गई, राइट, सही है ना, बिल्कुल सर सही है। इसका मतलब है सर एप्सिलॉन म्यू नॉट क्या होता है, आप नोट करो, तब तक हम परमिएबिलिटी इनका नाम लिख दें, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम लिख दो या फ्री स्पेस, ठीक है ना, इसे बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, इसे बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ, यही वैक्यूम वाला है ना, और इसमें लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, ये नोट कर लो। तो थोड़ा अब एक और चीज है अभी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, पहले नोट करो आप। ओके बेटा, आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है, अभी मैंने बोला कि सर थोड़ा और रह गया इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट, थोड़ी बहुत, ठीक है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में चलते हैं सर। कौन कौन सी होती है इसमें आपको पता होगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, है ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, देन आता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है ना, सबसे समझ आ गया ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, आता है एक्स रेज, देन आती हैं गामा रेज, है ना, इसके बाद भी आती हैं कॉस्मिक रेज, देन और ठीक है, वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। विजिबल रीजन में ध्यान से याद करो, एक चीज पढ़ते हैं विवग्योर, क्या पढ़ते हैं, विवग्योर, ठीक है ना, ठीक है, विवग्योर आपको वो, ठीक है। तो ये सब लाइट के हिस्से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी के हिस्से क्या है, और ये उसी के हिस्से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो ध्यान से याद करो सर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो लाइट की स्टडी है, बहुत से हिस्से हैं, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है विवग्योर जो हमें दिखाई देता है, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सर वैसे तो लाइट बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसके छोटे से हिस्से को पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में विवग्योर होती है, लाइट के हिस्से होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उस वजह से हम इसे पढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ध्यान से याद करो, आपको बताएं कि जैसे ईएम वेव है, वो कौन सी वेव है, नॉन मैकेनिकल है, कौन सी है, नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव है, कौन सी वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है और ट्रांसवर्स, मतलब मीडियम की भी जरूरत नहीं है, और इसके पार्टिकल ऐसे मूवमेंट करेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और इसका वेव हमने ट्रैवलिंग आपको बता दिया है किस तरीके से होनी है, ठीक है ना, अरे बोलो, सही बात है, बिल्कुल सर, समझ गए ना, 90 डिग्री मूवमेंट होता है, इसलिए सर नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं इसे। ईएम वेव हो गया सर, ईएम वेव के स्पेक्ट्रम में सर ये रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा, और भी होते हैं इधर साइड, और भी होते हैं इधर साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसी की चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सर आपको पता होगा कि सर रेडियो वेव को रेडियो में यूज किया जाता है, माइक्रोवेव को माइक्रोवेव, ओवन वगैरह जो भी चीजें चलती हैं उनमें यूज किया जाता है, इंफ्रारेड को जनरली सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है, इंफ्रारेड को सिग्नल्स के लिए, और रिमोट देखा होगा टीवी का, उसमें जो मैचिंग के लिए होता है उसको इंफ्रारेड कर लिया जाता है। विजिबल रीजन तो पता ही है, हमें देखने में जो हेल्प करता है वो क्या होता है, विजिबल रीजन होता है। अल्ट्रावायलेट जानते हो, सन से आने वाली हैं, एक्सरेज के बारे में जानते ही हो, ठीक है ना, अपना एक्सरे करवाया ही होगा किसी ने इसका यूज, थोड़ा बहुत गामा रेस भी आपको पता होगा, कीमोथेरेपी वगैरह अल्ट्रावायलेट और गामा का यूज किया जाता है, ओके, ठीक है, वो बात की बात है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, आप याद रखना सर, विवग्योर का मतलब होता है सर, वॉयलेट के पास वॉयलेट आएगा और रेड के पास रेड आएगा, इसीलिए हमने इस तरफ से नहीं इस तरफ से लिखा है, ठीक है ना। ध्यान से याद करो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेस। एक बात ध्यान से याद करो सर, एक्सरेज होती है वो अपने अंदर तरफ जा सकती हैं, एक्सरेज अपने अंदर घुस सकती हैं, एक्सरेज अपने
अंदर घुस सकती हैं। इसका मतलब है सर जो एक्सरेज हैं वो अपने अंदर घुस सकती हैं, क्योंकि आपने देखा एक्सरे करवाया तो खट से ना फोटो खींचती और निकाल देती, सिंपल सी बात है। एक्सरेज अपने अंदर जा सकती हैं। सर रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये हमने जनरली भी देखा है, ये इतनी ताकतवर नहीं है। इसका मतलब है सर इस तरफ से इस तरफ जाने पे जो ताकत है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। इसका मतलब है सर इनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बोलो सही बात है ना। ये तो अपने अंदर चली जाती है ना, ये वाली नहीं जाती हैं। सर इसका मतलब है इस तरफ से इस तरफ जाने में इनकी ताकत बढ़ रही है। ताकत बढ़ रही है मतलब सर एनर्जी बढ़ रही है। और ध्यान से याद करो E बराबर क्या होता है, HF या HC बाई लैम्डा। और सर देखो H तो कांस्टेंट है, इस समय एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब इस तरफ क्या बढ़ रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अच्छा सर इससे इस तरफ जाने में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो लैम्डा घट रहा होगा, क्योंकि E बराबर होता है सर HC अपॉन लैम्डा। HC अपॉन लैम्डा होगा सर, E बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, इससे इस तरफ जाने में E बढ़ेगा, इससे इस तरफ जाने में F बढ़ेगा, इससे इस तरफ जाने में लैम्डा घटेगा। याद रख लेना। इसका मतलब सर R की लैम्डा सबसे ज्यादा, हाँ, और B की लैम्डा सबसे कम। और इसका लगभग होता है 3600 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 3800 एंगस्ट्रॉन्ग तक, ठीक है ना। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है सर ये ए पे ऊपर जीरो क्या बना दिया, ये एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ओके 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में था, इसका बहुत आगे डिटेल में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, आपको पता चल गया है तो सिंपल सी बात है। आपने बोला कि सर ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में दो तरीके से ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, और एक कौन सी ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स हाइजन वगैरह वो सब हम उसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स, हाइजन वगैरह वो सब वेव ऑप्टिक्स में और इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। और दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और तीसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं और जो अब बस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अपनी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी। इसमें YDSE पढ़ने वाले हैं और डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, डिफ्रैक्शन, और पोलराइजेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पोलराइजेशन। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऑप्टिक्स के दो पार्ट, ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइट दैट इज नोन एज द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन की थोड़ी सी स्टडी है, उसी के बारे में हम इतना सब कुछ करने वाले होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा बेटा, नोट कर लो। थोड़ा सा मैं आपको नोट करने से पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको याद हो तो। अगर मान लो इस रूम में बहुत भयानक तरीके से अंधेरा है, ये कमरा है, इसमें मान लो इतना अंधेरा है कि इसकी दीवार भी है ना, वो भी ब्लैक कलर से पेंटेड है। इतना अंधेरा है, बाहर से भी अंधेरा और अंदर से भी अंधेरा, कोई भी लाइट नहीं दिख रही। अगर इसी कमरे में मैं किसी लड़के को लेके आऊं और रेड शर्ट पहने है, वो क्या पहने है, रेड शर्ट पहने है, और अगर मैं इस कमरे में लेके आऊं तो उसे दिखाई देने वाला नहीं है, ना मुझे दिखाई देगा ना उसे दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, रेड शर्ट पहने है, नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल सर, इसका मतलब है सर रेड शर्ट पहने है, दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल ओके सर। अच्छा, दूसरी बात होगी सर, मान लो कि मैं एक लोहार के पास गया, मैं अपना लोहा कुछ ले गया, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करवाया, और फिर सर फिर हम उसी कमरे में ले गए उसी रात को, जिस रात को उस दिन लाल कलर वाले कप शर्ट वाले लड़के को ले गए थे। तो सर अब देखा मैंने कि सर अब ये रेड कलर हमें दिख रहा है। सर अब रेड कलर दिख रहा है, तो सर पहले क्यों नहीं दिख रहा था तो दोनों रेड कलर ही। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। और आपको यहां से पता चलेगा कि सर दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो आगे फिर अब नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए उस सवाल को, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। खैर ठीक है ना। तब तक मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता है ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, आप सोचते रहिए, बहुत आसान सी ही बात बताने वाला हूँ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। आपको पता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सर जो लाइट रेज हैं वो तो इस तरीके से चल रही होती हैं, सही बात है, लाइट रेज हैं इस तरीके से चल रही होती हैं। लेकिन सर हम इतनी बार बार कितनी बार बनाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत सी लाइट रेज हो जाएंगी, बहुत लफड़ा फंस जाएगा। इसका मतलब है सर इसे हमने रिप्लेस कर दिया एक रेज से, इसीलिए इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लाइट की वेव को किससे रिप्लेस कर दिया, रेस से। किससे रिप्लेस कर दिया, रेस से। बार बार वेव कौन बनाएगा, रेस बनाते हैं ना, इसीलिए रेस ज्योमेट्री है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वैसे तो रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसे,
वो इसी का रीजन है, सिंपल सी बात है। मान लो ये कोई सोर्स है, ये कौन है, सोर्स है, इससे रेज निकल रही हैं तो हम इस तरीके से रेज को निकालते हैं, सही बात है, इसी तरीके से रेज को निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है सर, इसी तरीके से उससे इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेव्स निकलती हैं, रेस निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, बिल्कुल सर। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, उसकी ये आँख है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, उसकी कोई आँख है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, ये कोई ऑब्जर्वर है, उसकी ये क्या है, आँख है सर, सिंपल सी बात है। तो इसके ऊपर जो रेस गिरेंगी, जो रेस इसके ऊपर गिरेंगी, तभी तो इसको पता चलेगा कि सर यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वर है, और ये क्या है, सोर्स है, ठीक है, सोर्स है, तो सोर्स से कुछ रेज निकलेंगी, सोर्स से एक रेज निकलेगी, अनंत रे निकलेंगी, एक रे निकलेगी, अनंत रे निकलेगी, अनंत रे निकलेंगी, कुछ ऑब्जर्वर के पास गिरेंगी, तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि सर हाँ ये वाली बात है, ठीक है, थोड़ी सी बात थी वो आपको बता दी। अब आपका क्वेश्चन था, उस पर आते हैं थोड़ा, ठीक है ना। आप सोच लिया होगा आपने आराम से, दिखाई देने का कारण, ओके सर, बिल्कुल सर, थोड़ी बहुत चर्चा कर लूँ। जैसे कि मैं ब्लैक कलर की शर्ट पहने हूँ, आपको ब्लैक क्यों दिख रही है, और सर ये रेड कलर का मार्कर है, आपको रेड क्यों दिख रहा है, सर ये वाइट कलर का मार्कबोर्ड है, आपको वाइट क्यों दिख रहा है, इसका मतलब है सर दिखाई देने का रीजन है। हाँ, जैसे कोई मैं हूँ, मेरी शर्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक कलर की है, और मान लो ये है, ये ब्लू कलर की है, ये रेड कलर का है, ये वाला पार्ट आपको रेड दिख रहा है, ये मतलब ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट की क्या है, प्रॉपर्टी है। सर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका मतलब है इसने ब्लू कलर वाली वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं की है, ऑब्जर्व नहीं, एब्जॉर्ब, बाकी की सारी एब्जर्व की है, केवल और केवल कौन सी कलर की, रिफ्लेक्ट की है, ब्लू कलर की। अब जो रिफ्लेक्ट की है वही तो आंखों पे पड़ेगी, वही तो आंखों पे पड़ेगी। जैसे कोई रेस गिरी हमारे ऊपर, तो लाइट रेस, वाइट रे गिरेगी, इसके ऊपर वाइट रे गिरी, हमारी आंखों से जो रेस आई वो गिरी। अब इसने बाकी की सारी रेस एब्जर्व कर ली, केवल और केवल कौन सी रिफ्लेक्ट की, ब्लू, इसलिए हमें ये किस तरीके से दिखा, ब्लू। इसका मतलब है सर कोई चीज अगर किसी कलर की दिख रही है तो इसका मतलब है उसने उस कलर की रेस को छोड़ के बाकी की सारी ऑब्जर्व कर ली और वो क्या कर दी है, रिफ्लेक्ट कर दी है, वो क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी। इसका मतलब है सर ये ब्लू कलर का है तो इस पे ब्लू कलर की वो वाइट रेस गिरी होंगी तो उसने ब्लू कलर की रिफ्लेक्ट कर दी, बाकी की सब ऑब्जर्व कर ली, तो उसे क्या बोलेंगे सर हम, इसलिए ये किस कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का, ठीक है। ये तो अपन को पहला फंडामेंटल समझ में आएगा सर किसी चीज का कलर इस तरीके से क्यों दिखाई देता है। आपको जो समझ में आया अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है ना, समझ में आ गया। और थोड़ा बहुत ये सिंपल सी बात है लिख ही लिया करो, क्योंकि आप खुद लिखोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब बात आती है दिखाई देने का कारण। सर दिखाई देने के कारण है सर दो तरीके होते हैं दिखाई देने के कारण। पहला क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, पहला क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड देन उसके बाद की बात है सर रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन। इसका मतलब है सर कोई बॉडी है किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर रही है तो सिंपल सी बात है जो रिफ्लेक्ट कर रही होगी वो कलर हमें दिखेगा, तो सर उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। और दूसरा रीजन होता है रेडिएशन। दूसरा रीजन क्या होता है, रेडिएशन। सर रेडिएशन क्या, कैसे, जैसे कि वो मैंने बोला कि रेड कलर की ही तो शर्ट थी, रेड कलर ही की ही तो शर्ट थी, फिर हमें रेड कलर की वो रेड हॉट आयरन दिखी लेकिन रेड कलर की शर्ट नहीं दिखी। उसका रीजन सिंपल सा आप लिख लेना, आपको जो भी समझ में आए मैं बोलूं। एक बात याद रखना कि जब भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई, जनरल बॉडी भी रेडिएशन छोड़ती हैं, जनरली बॉडी भी रेडिएशन छोड़ती हैं। कोई भी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो वाली बात अलग है, लेकिन अभी बोल रहा हूं मैं जनरल बॉडीज क्या होती हैं, रेडिएशन छोड़ती हैं। अब कुछ बॉडीज ऐसे रेडिएशन छोड़ती हैं जो रेडिएशन की वेवलेंथ हमारे विजिबल रीजन में आ जाएगी तो हमें दिखाई देगी, अदरवाइज दिखाई देने वाली नहीं है। इसका मतलब सर आप बोल रहे हो कि हर बॉडी रेडिएशन छोड़ रही है, इसका मतलब है कुछ स्पेशली बॉडी हैं जो इस तरीके से रेडिएशन छोड़ती हैं कि सर उनकी जो रेडिएशन की वेवलेंथ है वो हमारे विजिबल रीजन में आ जाती है, और जब विजिबल रीजन में आ जाती है तो हमें दिखाई देने लगता है। ये हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है, बहुत स्मॉल मतलब फ्रैक्शंस ऑफ केसेस में ऐसा होता है, बहुत टिपिकली आपको ऐसा मिलने वाला है आप, लेकिन फिर भी याद रखना दिखाई देने के साथ दो कारण हैं, एक तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मैंने आपको समझा दिया है, तो दूसरा रेडिएशन है।
रेडिएशन का मतलब ये भी लिख लेना, ये बहुत कम जब बार देखा गया है। इसका मतलब है कि जो भी बॉडी रेडिएशन छोड़ रही है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा हो जाता है कि सर जो भी रेडिएशन की वेवलेंथ उन्होंने छोड़ी सर उसी रेडिएशन की वेवलेंथ हमारे विजिबल रीजन में आ जाती है, और जब विजिबल रीजन में आ जाती है तो वही रेडिएशन हमें दिखाई देने लगता है, जैसा कि सर रेड हॉट आयरन वार और सर रेड कलर वाले शर्ट वाले लड़के के साथ हुआ था। समझ में आ गया ना? दिखाई देने के दोनों कारण एकदम से अच्छे से आप यहाँ पर नोट कर लो, बहुत सही तरीके से। आपको जो भी मैंने अभी बताया वो आप नोट कर लो, ठीक है ना? जो भी आपको समझ में आया हो। तब तक मैं आपको आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप नोट करो। मान लो ये डार्क रूम है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा डार्क रूम है। इस पे ये ब्लू कलर का वैल्यून है, ये किस कलर का वैल्यून है? ब्लू कलर का। और एक रेड कलर का वैल्यून है, एक किस कलर का वैल्यून है? रेड कलर का वैल्यून है ना? और इस पे रेड लेजर लाइट गिराई गई। कौन सी लेजर लाइट? रेड लेजर लाइट। इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी सेम रेड लेजर लाइट है, दोनों के ऊपर गिराई गई, ब्लू बलून और रेड बलून पे। आपको बताना है कि सर कौन सा फटेगा, ब्लू पहले फटेगा या रेड पहले फटेगा, या दोनों साथ में फटेंगे, या कोई भी नहीं फटेगा, या कुछ देर बाद तो फटेंगे, सिंपल सी बात है। तो सर ब्लू पहले फटेगा या रेड फटेगा, या फिर रेड पहले फटेगा ब्लू फटेगा, या दोनों एक साथ फटेंगे, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बोलो A B C D। ए में ब्लू पहले फटेगा, बी में रेड पहले फटेगा, सी में दोनों एक साथ फटेंगे, और डी में नन ऑफ दीज। बोलो 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 बोलो, जल्दी सोचो। सिंपल सी बात है, आपने सोच लिया होगा, जो भी आंसर आया हो ठीक है, आप मैच कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने अभी बोला कि सर ये ब्लू कलर का है, इसका मतलब है सर इसने ब्लू कलर की रेस को रिफ्लेक्ट किया होगा, बाकी की सर अब्जॉर्ब किया होगा। और सर ये रेड कलर का है, इसका मतलब सर इसने रेड कलर की रेस को रिफ्लेक्ट किया होगा, बाकी की सारी रेस को अब्जॉर्ब किया होगा। सर जब रेड लेजर लाइट गिराई तो सर ब्लू वाला रेड लेजर लाइट को एब्जर्व करेगा, क्योंकि ये ब्लू कलर की नहीं है, क्योंकि ये ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी की सबको एब्जर्व करेगा। तो ये तो रेड है, तो सर ये रेड को एब्जर्व करेगा, और आपने रेड कलर की रेड पे गिराई तो सर ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब है सर ये तो कोई भी एनर्जी रेड वाला एब्जर्व करने वाला है ही नहीं, तो इसकी एनर्जी जितनी पहले थी उतनी है। और सर रेड वाला है, रेड वाला जो ब्लू वाला है वो सर रेड वाले की एनर्जी कंप्लीटली एब्जर्व किए जा रहा है। एक टाइम के बाद ये ब्लू वाला क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ये लिख लेना वर्स्ट फर्स्ट, ठीक है ना? ये वाला पहले फटेगा। लॉजिक आपको मैंने बता दिया है कि सर रेज गिराओ, जौन सी रिफ्लेक्टेड होके आ जाए वो हमें दिखाई देगी, अदरवाइज बाकी की एब्जॉर्ब कर लेगी। राइट? समझ में आ गया होगा ना ये वाले सवाल, ये वाली चीजें। ये बेसिक सी थी आज की क्लास। कल की क्लास में हम आपको थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलेंगे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, एंड देन अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा कल की क्लास में। आज की क्लास बेसिक जरूरी थी ताकि आपको फील हो जाए, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर की कॉमन सेंस की भी याद आ जाए। ये वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप अच्छे तरीके से। बाकी का सारा मैंने इसमें कवर कर लिया है। ओके ना? ठीक है, बिल्कुल ओके, बाय बाय, चलते हैं।